बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जौन सा लॉ पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, वो है डिक्लोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। आपने इससे पहले भी पढ़े हैं, 2-3 एक्ट आप पढ़ चुके हैं। जिसमें प्रोविजनल वाला है, प्रोविजनल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, और है प्राइस कंट्रोल वाला है। और इसके बाद है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 3 हो गए। चौथा लैंड रेवेन्यू की कुछ एपिसोड कुछ आ गई हैं वीडियोस, बाकी आपको इसके बाद अपलोड कर दूंगी, ठीक है। पीरा एक्ट 2024 वो भी हमने कर लिया। आज हमने करना है ना कि डिक्लोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912, इसके बारे में करना है। आपको एक अच्छी सी बात न्यूज़ ये बता दूं कि ये जो एक्ट है बिल्कुल छोटा सा है, और ये वो वाहिद एक्ट है जिसके 2 क्या है शेड्यूल है, और टोटल 4 चैप्टर्स हैं और 38 इसके सेक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 1912 का जो एक्ट है ना, आप देखेंगे काफ़ी पुराना है। इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट के जो लैंड्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के जो सरकारी ज़मीनें होते हैं, उसको अगर काम में लेके आने हैं तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया होगा, वो किस काम की उनका प्रोसीजर क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, और लेने वाले क्या होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना इसी में आ जाती हैं। इसका जो पहला सेक्शन है वो है इसका ये टाइटल और लोकल एक्सटेंट के लिहाज से। चैप्टर 1 जो है इसका प्रीलिमिनरी है, ठीक है। प्रीलिमिनरी में है कि एप्लीकेशन उसके एक्ट की कौन सी है, इसका अगर किसी कॉलोनी को अगर इसकी हुकूमत करना चाहे तो क्या हो सकती है, पावर टू विड्रॉ हो सकती है। उसके मतलब एप्लीकेशन ऑफ टेनेंसी लॉ, अगर कोई इसको रेंट पे लेना चाहे तो उसके लिए कौन से जो होंगे लॉज अप्लीकेबल होंगे। उसके बाद ये है कि एप्लीकेशन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट, उनके आपस में लैंड रेवेन्यू और पंजाब जो टेनेंसी एक्ट है ना, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनके आपस में एक रिलेशन बनता है इन दोनों के कॉलोनाइजेशन के एक्ट का, वो क्या है, और 2 क्या है रिपील्ड है। चैप्टर 2 में बताएंगे प्रोविजंस, बताएंगे रिलेटेड टू टेनेंट्स। अगर टेनेंट जो होता है ना, अगर किसी ज़मीन को अपने लेता है ना, तो उसके रिलेटेड उसकी प्रोविजंस होती हैं। उसमें क्या आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, लीगल इफेक्ट आ जाते हैं, टेम्पररी एब्सेंस आ जाता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाता है, पोजीशन आ जाती है, परचेज आ जाती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक्सचेंज राइट ऑफ टेनेंट आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट आ जाता है, सक्सेशन आ जाता है, सक्सेशन टू टेनेंट आ जाता है, सक्सेशन टू टेनेंट्स आ जाता है। ये बहुत आसान है, आप पढ़ने में इजी हो क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज है, लेकिन ये है बहुत इजी। आप जब आगे पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, आपको मज़ा भी आएगा। यूनिफिकेशन और डोमिनेशन आएगी, पावर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज आ जाएगी, पावर ऑफ री एंट्री एंड प्रोविजन, पावर ऑफ री एंट्री ऑन एंड कंपनसेशन आ जाएगा, सेविंग ऑफ सर्टेन टेनेंसी एंड कंडीशन आ जाएगा, सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट आ जाएगा, पावर टू एब्रोगेट कंडीशन। और जो चैप्टर 3 है वो प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज़ है, प्रोप्राइटर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ रिप्रोप्रेशन है, लैंड ऑफ अलायन है, लाइनेशन है। उसके बाद चैप्टर जो 4 है वो है 31 आर्टिकल से लेके 38 आर्टिकल तक, ठीक है। इसमें मेयर्स आ जाते हैं, कैमल्स आ जाते हैं। ये देखिए, ये जब उनके सप्लीमेंट की बात हो रही है ना, मतलब किसी के बदले में पहले तो पैसे होते हैं, आप किसी को ना कि ना जानवर दे दिए, उसके बदले में क्या है कि ना ज़मीन दे दी, उसके बदले में कोई काम ले लिया, ठीक है। पावर टू ये आ गई, ये विच पावर टू री एंट्री आ गया, पेनल्टीज आ गई, एडिशनल पावर्स टू कलेक्टर्स आ गई, पावर टू लेवी है, कैस सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सिविल कोर्ट आ गई, पब्लिक सर्वेंट इंडेमिनाइट, लीगल ऑफ ऑर्डर, पास्ट सर्विस, स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2। बस यही टोटल आपका है, ठीक है। इसमें कुछ ख़ास नहीं है आपका, बस थोड़ी बहुत आपको समझने वाली चीज़ें वो आप समझें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, इसका है सबसे पहले इसका देखेंगे कि ये इसका टाइटल क्या है, पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912, डिक्लोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912। ये सिर्फ पंजाब में लागू होता है, ये पंजाब जो सिर्फ पाकिस्तान में है, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशंस आ जाते हैं। डेफिनेशंस मोस्टली जो हैं आपने देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। इसमें जो एक्ट होता है, एक्ट वही होता है जो जिसके बारे में बात हो रही होती है। कलेक्टर कोई भी बोर्ड ऑफ जो भी बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, बोर्ड होता है,
हाई अथॉरिटी में जो भी होते हैं ना, अथॉरिटीज़ में, वो एक बंदा क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो कलेक्टर होता है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन ऑफिसर भी हो सकता है। वो क्या करता है कि इस सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहता है। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी को भी हायर करता है। ये कलेक्टर से नीचे आता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलोनी वो तमाम जगह हो सकती है, वो तमाम जगह को जो गवर्नमेंट लैंड के अंदर आती है, ये सूबे के अंदर आती है, सूबे को भी सूबे के अंदर आती है ना। तो वो क्या करती है, अपने टेनेंट्स को देती है, अपने मुजारों को देती है, ठीक है। और वो इसमें वो तमाम ज़मीनें आ जाती हैं जो एक्ट 1993 में वो तमाम ज़मीनें जिन पे ना 1893 का एक्ट लागू होता है, वो तमाम ज़मीनें भी गवर्नमेंट में आती हैं। और जो है 1912 में एक्ट हुआ है ना, उसके अंदर भी जो भी जितनी भी ज़मीनें होंगी ना, वो सारी शामिल होंगी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है कि इम्प्रूवमेंट वो होती है कि कोई भी जगह थी ना कि पहले काबिल काश्त नहीं थी, तो उस पर मज़ीद काम किया जाता है। उस पर जितने भी हर्डल्स होते हैं उनको हटाई जाती है, उनको काबिल काश्त बनाई जाती हैं। अगर कोई पानी का मसला था, ट्यूबवेल लगा दिया। बिजली का मसला था तो आजकल सोलर पैम्प लग रहा है। कोई ज़मीन मतलब आड़ी तिरछी तो उसको सीधा कर दिया, कहीं ज़मीन ज़्यादा थी तो कहीं कम थी तो इसको सीधा कर के मतलब अच्छी खासी काबिल काश्त बना दिया, स्टेबल कर दिया। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट के मेन ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ये सिर्फ पंजाब में होता है। और ये उन तमाम लैंड्स पे ना एप्लीकेबल होता है जो गवर्नमेंट लैंड्स के होती हैं, ठीक है। वो तमाम ज़मीनी पे एक्ट होगा जो 1893 में गवर्नमेंट के अंडर थी, ठीक है। और जो ऑफिशियल गैजेट में उनका नोटिफिकेशन हुआ था, ठीक है। अब इसमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा सेक्शन 21, 22, 23, 24 सेक्शन से मज़ीद ये क्या होगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। अब पावर टू विड्रॉ ए कॉलोनी फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी एक्ट। अब ये कहते हैं कि इस एक्ट के मुताबिक कोई भी जगह कोई भी ऑफिशियल गैजेट हो जाएगा, गैजेट का नोटिफिकेशन आएगा, वो एक गवर्नमेंट जो है ना वो इस कॉलोनी को अपनी वो छोड़ रही है, मतलब वो कह रही है कि आप पहले उसके कंट्रोल में थी, कब्जे में थी, अब वो अपने कंट्रोल से बाहर रह गई। इसको मतलब प्राइवेट लोग हल कर सकती हैं, जो बंदा कह रहा है वो उसने बाय कर ली होती है, या फिर वो खुद आप इनाम के तौर पे दे देती है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ टेनेंसी लाज, एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, साफ ज़ाहिर एप्लीकेशन जो है वो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1987, उसके बाद जो है उन्हीं भी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद जितने भी अप्लाई लाते हैं ना, टेनेंसी लाज जाते हैं, उन्हीं पे एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। जो जितने टेनेंसी लाज जो है ना, वो आप देखेंगे ना 87 पढ़ेंगे ना, उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं ना, ये सारे सेक्शंस बनते हुए उन पर क्या है, एप्लीकेबल है। आगे बात हो रही है सेक्शन नंबर 7 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या बनती हैं, इसमें जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और टेनेंसी एक्ट 1887, ठीक है। इन दोनों के जो लैंड रेवेन्यू हैं, इसमें जितने भी एक्ट बनते हैं ना, आपस में को रिलेटेड हैं, ठीक है। उनकी जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। अगर कोई लैंड है तो उस पर उसका ना फिर रेवेन्यू भी होगा, इसी तरह से फिर क्या होगा, उसकी टेनेंसी भी होगी। अगर कोई लैंड है ना तो उसकी साफ ज़ाहिर टेनेंसी है, अगर टेनेंसी है तो साफ ज़ाहिर रेवेन्यू भी है। तो इसलिए इन दोनों का आपस की रिलेशन बताया गया है, ठीक है। आगे मज़ीद चैप्टर नंबर 2 में हम इसका डिटेल से देखेंगे इस बारे में, ठीक है। 8 और 9 जो है वो इसी के रिलेटेड है, वो रिपील हो चुका है। आगे चैप्टर नंबर 2 है प्रोविजन रिलेटिंग टू टेनेंट्स। देखिए वही अब बात हो रही है कि अगर कोई लैंड है ना, उसका रेवेन्यू होगा लेकिन उसकी टेनेंसी भी होगी, उसके रिलेटेड बात हो रही है। अब इसका जो पहली आएगी ना, इशू ऑफ स्टेटमेंट कंडीशन ऑफ टेनेंसीज। इसमें बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू होता है ना, गवर्नमेंट की हुकूमत क्या करता है, किसी के पर्सन को कोई भी जगह अलाट कर सकता है, कोई भी कॉलोनी अलाट कर सकता है, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट जारी करेगा जिसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, ठीक है। और उसके मुताबिक वो क्या करेगा, टेनेंट उसको वसूल करेगा। उसके अंदर प्रॉपर एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और टेनेंट के बारे में भी लिखी होती है।
और फिर क्या होता है, वो जो स्टेटमेंट होती है ना, जब इशू हो जाती है ना, वो जाता है टेनेंट जो होता है ना, वो जाता है कलेक्टर के पास, उसका अपना लिखो अपना लेके जाता है। और टेनेंट कलेक्टर क्या होता है, वो उस बंदे को अपनी ज़मीन अलॉट कर देता है। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, राइटर ऑर्डर लेके आता है, ठीक है। उसके वो कहते हैं कि कोई भी शख्स उस वक्त तक, कोई भी टेनेंट है या कोई भी पर्सन है, उस वक्त अपने उस ज़मीन पर अपनी राइट के क्लेम नहीं कर सकता जब तक उसको रिटर्न ऑर्डर लेके नहीं आ सकता। ऑफिशियल गैजेट में जब उसका नोटिफिकेशन होगा, उसके नाम पब्लिश हो जाएगा, वो क्या जाएगा, वो लिखे हुआ ऑर्डर मिल जाएगा, वो बंदा लेके जाएगा कलेक्टर के पे लेके जाएगा, कलेक्टर उसको मजीद सुपरवाइज करके एक लिखा ऑर्डर लेके जाएगा और उसको लेके उसका क्या हो जाएगा, उसको राइट ऑफ रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, जिसके पास लिखा हुआ ऑर्डर नहीं मौजूद है, वो उसको कोई भी हक नहीं है कि उस ज़मीन को क्लेम कर सके। ठीक है, आगे लीगल इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन। लीगल स्टेटमेंट की बात हो रही है। अगर इस प्रोविज़न की, इस एक्ट के तहत अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है ना, उसको कोई भी मिलती है ना, वो 1893 के अंडर में आती है तो भी एप्लीकेबल है। अगर 1895 में जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं और उनकी ज़मीन में ज़ुमरे में आती है तो भी ज़मीन आती उसमें आती है। या फिर ये जो गवर्नमेंट है ना, अगर उसके अंदर आती है तो भी ये क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, लीगल होगी। ठीक है, अब उसके बाद टेम्प्रोरी एब्सेंस, अगर उसमें कई कंडीशन रखी जाती है कि उस कंडीशन होती है कि एक बंदा जो है वो ज़मीन ले लेता है, कॉलोनी लेते हैं, उसके साथ में रेजिडेंसी भी करेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपना मकान तो बना लेता है, लेकिन वो क्या करता है, साल में ना 3 महीने इधर रहता है, या साल में 3 महीने क्या करता है, तीन महीने आ जाता है, या फिर महीने के एंड पे आता है, या फिर 2 महीने रहता है, 4 महीने नहीं रहता। इस तरीके से तो कभी रह लेता है, कभी नहीं रहता। तो जैसे हर फसल के जैसे वो पकती है ना, तब वो आ जाता है 1-2 माह के लिए, 3 माह के लिए, अब सब फसल को देखता है, काटता है, नहीं उस फसल को जो उगाता है तो वो इस दौरान तक उस जगह पे रहता है, तो क्या हो गए, तो उसके बाद चला जाता है। लेकिन वो बाकी महीने कहीं और जगह पे रहता है ना, तो ये क्या होगी, इसकी टेम्प्रोरी एब्सेंस होगी। इस टेम्प्रोरी एब्सेंस की बेस पे ना उसकी कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको रेजिडेंसी ही कंसिडर की जाएगी जो उसकी कंडीशन में रखा जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 कहते हैं कि राइट ऑफ रिकॉर्ड में ना, या एनुअल रिकॉर्ड में ना उसका इशू हो गया एक्ट 3 ऑफ 1893 एक्ट के मुताबिक उसका राइट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो महफूज कर लिया जाता है। जब उस चीज़ को इशू की जाता है ना, रिटर्न इशू किया जाता है ना, उसमें फिर एक रजिस्ट्रेशन भी कर ली जाती है जो कि उसके राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है। ठीक है, और जो एनुअल रिकॉर्ड भी हो जाता है। ये इसलिए की जाता है ताकि इनके सबूत के तौर पर मौजूद रहे। ठीक है, आगे पोजीशन ऑफ टेनेंट्स होल्डिंग अंडर एक्ट 3 ऑफ 1893। अगर कोई टेनेंट है, अगर उसने 1893 एक्ट के तहत उसने क्या की, ज़मीन हासिल कर ली, तो वो क्या करेगा। अगर वो कहते हैं कि इस एक्ट टेनेंट जो होता है ना, वो गवर्नमेंट से ना ज़मीन लेता है, और वो जो एक्ट होता है वो 1893 होता है, उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है ना, वो कहता है वो इस एक्ट के अंदर ले रहे, तो वो कहता है कि ना उसके तमाम जो एक्ट होते हैं ना, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1983 के जितने भी लाज होंगे वो भी इसी के अंदर ऐड हो गए होंगे। और ठीक है, और जितने वो जब से वो इन्फोर्स हुआ होगा ना, उसके तमाम जितने भी लैंड्स हैं ना, उनके अंडर कंसीडर की जाएंगे। ठीक है, उनके तमाम राइट्स मौजूद हो जाएंगे, उनके उसके मुताबिक उसकी स्टेटमेंट की जो कंडीशन है ना, वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई टेनेंट है ना, अगर मुस्लिम नहीं है, अगर तो वो मुस्लिम है, साफ ज़ाहिर है, वो एक बंदा है ना, वो एक बंदा सक्सेस चलती जाएगी, मुसलमान की जैसी विरासत है ना, तो उसके हम चलते हैं। अगर वो गैर मुस्लिम है ना, तो वो क्या करेगा, तो सब वो क्या करेगा, वो अपने एक वसीयत कहेगा, 12 महीने के अंदर अंदर एक वसीयत बनाएगा। वो कहेगा कि मेरे बाद इस बंदे ने क्या करना है, इस बंदे ने क्या करना है, ज़मीन को देखना है, उसका सक्सेशन होगा, विरासत मिलेगा, जिसके मुताबिक वो क्या होगा कि अपनी ना ज़मीन को इसकी टेनेंसी जाएगी। और वो सेक्शन 20, 21 और 22 और 23 के तहत आगे हम पढ़ेंगे, उसके तहत वो इसका हकदार होगा। अगर वो अगर कोई परचेज़र है ना, अगर कोई भी टेनेंट है, वो क्या करता है कि अपनी ज़मीन वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट से ख़रीद लेता है। अगर वो तो इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदता है, एक दफ़ा ख़रीद लेता है तो ठीक है, किराया ख़त्म हो गया। अगर वो इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदता है, जब तक वो इंस्टॉलमेंट चलती रहेंगी, वो रेंट पे करती है, इसलिए इसकी ना क्या होगी, पे इंस्टॉलमेंट मुकम्मल होगी, पे मुकम्मल फुली 100% पेड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, उसको फिर वो ज़मीन परचेज़ हो जाएगी। फिर वो टेनेंट क्या होगा, रेंट नहीं देगा, अदरवाइज रेंट देता रहेगा जब तक 100% परचेज़ नहीं होगी। उसके बाद फॉल्स इन्फॉर्मेशन,
अगर कोई बंदा कहता है कि टेनेंट कहता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है अपने बारे में, वो कहता है कि मैं ना मतलब फ़लाँ की जगह का रहने वाला हूँ, मैं ये कॉलोनी लैंड ले रहा हूँ, तो ना मैं ना उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है बजाय तो वो क्या होती है मालूम हो रही होती हैं, ठीक है, वो गलत मालूम दे देते हैं। बाद में पता चलता है जब इसकी ना वो की जाती है वेरीफाई, तो ना ये गलत होती है। तो ये उसके चलते में इसको ना ये सजा के तौर पर माना जाएगा, ठीक है। इसके बदले में इसको क्या कह इसको ना एक सीवियर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज, अगर कोई भी एक्सटेंडर है ना, उसका अगर किसी जगह पे रह रहा है, कोई कॉलोनी उसके ना कब्जे में है या किसी भी उसके टेनेंसी के तौर पे काम कर रहा है वहीं पे, तो किसी वो गवर्नमेंट को ना वो ज़मीन चाहिए होती है, तो वो क्या करती है कि वो ज़मीन ले लेती है, उसके बदले में वो वैसे ही उसको जगह दे देगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी वही रहेगी, बस जगह क्या होगी वो चेंज होगी, ठीक है। और कोई इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जगह वही होगी, बाकी रेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जगह चेंज होगी, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही होंगी, ठीक है। अब राइट ऑफ टेनेंट नॉट टू बी अटैच्ड आर सोल्ड, अब इसमें ना जो है राइट ऑफ टेनेंट का जो राइट होता है, उसने एक ज़मीन दे दी है, वो काफ़ी टाइम से ना उसको क्या कर रहा है, काश्त कर रहा है उसको अपनी ज़मीन में, या तो अगर वो ज़मीन काश्त कर रहा है तो वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, और इसके अलावा यहीं कोई और काम कर रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एक्ट है या प्राइवेट एक्ट है, कोई भी काम कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट लैंड है, तो उसका ये राइट होगा कि टेनेंट जो है बज़ाहिर तो वो उसका हकदार होगा, लेकिन उसको कभी भी सेल नहीं करेगा, उसके पास सेल करने का हक नहीं है, क्योंकि वो क्या है गवर्नमेंट, बेसिकली जो ऑनर है वो कौन है, गवर्नमेंट है। उस तरह से ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू बी वॉइड, अगर वो कहते हैं कि अगर वो ट्रांसफ़र, अगर एक बंदा है वो टेनेंट है के तौर पे काम कर रहा है, उन्होंने वो कहता है कि मैं ना अब क्या करूँ, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो अब इसका जो राइट है ना मैं किसी और बंदे को दे देता हूँ, तो वो इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 1983 के तहत जो काम करता है, जब वो इस एक्ट में आते हैं 1912 के एक्ट में, डेफिनेटली वो साफदार है उसके टेनेंट से अपडेट हो जाएंगे। अगर कोई भी अफसर है ना वो के लिए रिटर्न और ऑर्डर है, तो उसके पावर होते हैं ऑर्डर के बिहाफ में, या फिर किसी में ट्रांसफ़र या चार्जर सेल करने के चार्ज पे, एक्सचेंज पे, गिफ्ट, विल, मोटरेग, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर, या मतलब कोई भी लीज होती है ना मोर देन 1 ईयर, इन केस ऑफ टेनर हु हैव नॉट एक्वायर्ड राइट ऑफ एक्यूपेंसी, एक बंदा जो है जिसने ना 1 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड ना रखा हो, या फिर 7 साल से एक टेनेंट जो है ना इसने ज़मीन रखा हुआ है, एक उस पास एक्यूपेंसी क्या है ना राइट है ना, तो उसको क्या करेगा, कोई भी ऑफिसर आके इसको क्या उसको राइट ऑफ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक टेनेंट्स के पास राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मौजूद है, ठीक है। अगर कोई भी अगर सच ट्रांसफर या कोई भी चार्ज किया जाता है ना कि किसी भी कंसेंट मतलब लिखे हुए ऑर्डर के बगैर, तो क्या होगा, गलत होगा, तो क्या उसको उसे फौरी जो टेनेंट है ना वो फौरी ट्रांसफरी या टेनेंट आएगा क्या करेगा, कलेक्टर के पास जाएगा, उसके बाद उसको रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि मैंने अपनी ज़मीन ये मेरे पास है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, लेकिन कोई भी ऑफिसर आके इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स चेंज करना चाह रहा है तो वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद 1908 सक्सेशन टू बी टेनेंसी, अब टेनेंसी का जो सक्सेशन होता है, सेक्शन ये है कि वो उन्हें विरासत जाती है। वो कहते हैं कि अगर कमिंग इनटू द फोर्स कॉलोनाइजेशन एक्ट गवर्नमेंट लैंड अमेंडमेंट, उसमें 1951 में अमेंडमेंट होती है, जो मुस्लिम टेनेंट्स लाई जाती है ना सक्सेशन ऑफ टेनेंसी, उसमें वैसे ही होता है जो इस्लामिक कानून है, ठीक है। अगर इस्लामी शरीयत के कानून है वैसे ही क्या हो जाती है, आगे विरासत हो जाती है, ठीक है, मतलब विरासत नहीं होती, आगे कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो होती है इसके आगे मज़ीद 22, 23 जो एक्ट होंगे, 22, 21, 23, 20 तक इसके अंदर मज़ीद एप्लीकेशन जो कि हम लाजम पढ़ेंगे। इसमें टेनेंसी की जो राइट है ना, अगर वो फील है ना तो उसके लिए वो लिमिटेड ऑर्डर है इस सेक्शन के मुताबिक, ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक। अगर उसकी जो लिमिट अगर ऑफ हर लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन ऑल पर्सन हु होल्ड हु हैव बीन entitled to inherit the property at the time of death the last full owner had the Muslim personal law, वो कहते हैं कि किसी वजह से कोई बंदा हो जाता है ना कि उसके सक्सेशन एंड पे फीमेल रहती है, उसके मुकम्मल अथॉरिटी होती है, वो मुकम्मल एक्टिव उसको मुकम्मल मिल जाता है शरीयत के मुताबिक, जैसे विरासत बनती है वैसे उसके हक बनता है, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी टर्मिनेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद वो क्या उसकी जो ऊपर लाज उसके मुताबिक उसको काम किया जाएगा, या उसके मुताबिक उसको विरासत किया जाएगा, आगे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगी, ठीक है। अगर उसके बाद मज़ीद हम देखेंगे ला उसके अंदर ला शरीयत का ला क्या कहता है, ठीक है।
आगे है सक्सेशन टू टेनेंट एक्वायरिंग अदरवाइज। हम इसका ना अभी तक के लिए इतना ही पढ़ते हैं ना, ये 4 एक्ट टेनेंसी के एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद आपको अच्छा लग रहा है, समझ लग रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है। आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ आप क्वेश्चनिंग करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।